नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे साथियों। फटाफट से सारे शेर मेरे आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे भाई? राम 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 राम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, है ना? तो सारे साथीगण आ जाएंगे। आयशा जी, कुंदन, चांदनी, गुड आफ्टरनून भैया। कुंदन, सागर भाई। हाँ, सैटरडे वाला अपलोड नहीं हुआ है, जस्ट अभी खोल के देखेंगे आप तो तत्काल प्रभाव से मेरे बच्चे अपलोड हो जाएगा, तत्काल प्रभाव से अपलोड हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, तत्काल प्रभाव से। ह्यूमन एरर है मेरे बच्चे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड होता है क्लास लगाने वालों पर, कभी कभी भूल भी जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो जस्ट मैंने अभी देखा कि नहीं लगा था, तो मेरे बच्चे लगवा दिया गया है। ठीक है, लगवा दिया गया है। अब आप देखेंगे जा करके तो आपको वो अपलोडेड दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आ जाएं सभी साथीगण मेरे, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे बच्चे? ठीक है, चलिए। राम राम, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हम पहुंच चुके थे मेरे बच्चे 1919 का जो जलियांवाला बाग के बाद में जो उपाधियां त्यागी थी आपके, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्यागी थी, नाइटहुड की उपाधि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। उससे ठीक आगे आज बातचीत करने आए हैं लालू जी, मनीष, मोनू, अभी, ठीक है, भोला, अभिषेक, छोटू, पिंकी, नरवीर, आयशा, गौतम जी। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं गौतम जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक, समझ गए आपकी बात। चलिए, सरिता यादव जी, देवदत्त, प्रिया, आलोक, शिखा जी, राधे राधे। ठीक है, माही, विकास, लॉरेंस, आलोक पांडे, पलैया जी, तो सभी को नमस्कार है, आते रहिएगा। सुदर्शन, सागर, अनुज, आसिफ, मंगलेश्वर, प्रीति, मोहम्मद जमीन, ठीक है, आसिफ अफरीदी, आकाश, राज, मनोहर, प्रिंस। चलिए, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार बच्चे, आते रहेंगे। और हम आगे की घटनाएं लेके आए हैं आपके लिए, जो कुछ भारत में हुआ, जो कुछ मेरे बच्चे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन पॉइंट्सों को लेकर के मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और फिर वही कहूँगा कि जिस सेक्शन पे मैं कर दूँ डबल टिक मेरे बच्चे, समझ जाइएगा वो जहरीला पॉइंट है, वो पेपर में छपने वाला पॉइंट है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट बोले तो कब हुआ? 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। 1919 में होता है। सीधा क्वेश्चन आता है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ। क्या था मेरे बच्चे? द मुस्लिम इन इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ टर्किश खलीफा हु वॉज ऑल्सो देयर रिलीजियस हेड। भारत के मुसलमानों ने तुर्की खलीफा, जो उनके धार्मिक प्रमुख भी थे, उनके अपमान के खिलाफ विरोध किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें मेरे बच्चे। आपको पता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, खलीफा सबसे बड़ा पद हुआ करता था। और मेरे बच्चे, जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, तो ये अफवाह फैल गई कि अंग्रेजों ने तुर्की खलीफा के पद को समाप्त कर दिया है। तुर्की खलीफा के पद को समाप्त कर दिया है, तो भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। ठीक, देवदत्त जी बहुत जल्द होगा। ठीक है, भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, उन्होंने मेरे बच्चे विरोध किया। और इसका जो गठन था, ये आंदोलन कहाँ से चला था मेरे बच्चे? कहाँ से चला था? तो मार्च 1919 में चला था। कहाँ से? बॉम्बे से। देख लीजिए, मार्च 1919 में चला था, बम्बई से चला था। और इसको चलाने वाले लोग कौन थे, ये आपसे पूछा जाता है। इसे चलाने वाले लोग कौन थे मेरे बच्चे? द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑर्गेनाइज द खलीफा मूवमेंट। अली बंधु, जिनमें बंधु यानी कि दो भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली यहाँ पर हुआ करते थे। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इस आंदोलन को चलाया था। साथ में कौन भी थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। ठीक है, ओके। सागर जी, पीछे वाली क्लास का मेरे बच्चे बन गया, आपका अपलोड हो गया है, देख सकते हैं। वो ह्यूमन एरर है, ऑपरेटर साहिब शायद से अपलोड कराना भूल गए थे। जैसे ही मैंने आया तब उन्हें ध्यान दिलाया और मेरे बच्चे अपलोड हो गया है। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 ही हुआ है मेरे बच्चे, परेशान ना हो। ठीक, आगे चल के मेरे बच्चे एक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखें।
कि गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। पूछा जाता है गांधी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था या नहीं किया था, तो मेरे बच्चे बिल्कुल किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था और इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर माना जाता है, एंड सॉ इन इट एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है ना, क्योंकि पूरा भारत अंग्रेजों से परेशान था, तो मेरे बच्चे इसको लेकर के गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी सपोर्ट किया, जिससे कि मुसलमान भी हमारा साथ दे सकें अंग्रेजों से लड़ने में। ठीक है, याद रखिए। और अगला पॉइंट मेरे बच्चे कोई खास नहीं है, नेक्स्ट पर चलते हैं सीधा। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने भी मेरे बच्चे जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ, ठीक देवदत्त जी, 19.5 होती है, 19.5 19.5। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। बहुत ही रेयर क्वेश्चन मेरे बच्चे यहाँ से बनता है तो ये बनता है किसने चलाया था, तो गांधी जी चलाएंगे इसको। जलियांवाला बाग मूवमेंट जब हुआ मेरे बच्चे, जो वो ट्रेजेडी हुई, जो वो हत्याकांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने ही चलाया था। गांधी डिसाइडेड टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट द कलकत्ता कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने कलकत्ता सम्मेलन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। याद रखें कौन चला रहे हैं, गांधी चला रहे हैं। ठीक है, गांधी चला रहे हैं। इसके बाद का पॉइंट कोई खास नहीं है। इन इस फेमस बुक स्वराज 1909 गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एस्टाब्लिश विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, गांधी ने अपनी एक किताब में कहा कि गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एस्टाब्लिश विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। ठीक, गांधी ने कहा है अपनी पुस्तक स्वराज में 1909 में कि भाई भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और इसी सहयोग के कारण ही बना रहा है। अगर ये सहयोग हटा लिया जाए तो अंग्रेज तितर बितर हो जाएंगे, वो हम पर रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम पर रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक, और 1 वर्ष के अंदर ही मेरे बच्चे इनकी जो रूले शासन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि आंदोलन कब से शुरू हुआ था, तो 1920 से ये स्टार्ट हुआ था। 1920 से क्या हुआ था मेरे बच्चे, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और एट द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1921 एट अहमदाबाद, पीपल वर अर्ज्ड नॉट टू पे टैक्सेस टू दी गवर्नमेंट। 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में लोगों ने सरकार को कर ना चुकाने की अपील की कि कोई टैक्स नहीं देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये बाहर के लोग हैं, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। जिस पॉइंट पर डबल टिक है केवल वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, केवल वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये असहयोग मूवमेंट था, गांधी जी ने चलाया। ठीक है, गांधी जी ने चलाया। ठीक, आगे देखिए। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड मूवमेंट ड्यूरिंग 1921 टू 22। असहयोग आंदोलन ने 1921-22 के दौरान गति पकड़ी, बहुत लोगों ने इसका साथ दिया। कैसे? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए जो ब्रिटिश सरकार ने खोले थे। ठीक, स्टूडेंट भी इनकी सपोर्ट में आ गए। मैनी प्रोमिनेंट लॉयर्स सच एस मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, राजगोपालाचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। कई प्रमुख वकील जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आसफ अली ने अपनी वकालतें छोड़ दी। वो भी इनके सपोर्ट में आकर के जुड़ गए, वो भी इनके सपोर्ट में आकर के जुड़ गए। ठीक है सुजीता जी, वो भी इनके सपोर्ट में आकर के जुड़ गए। लेकिन एक घटना घट गई मेरे बच्चे, एक घटना घट गई, एक घटना घट गई। गांधी जी के जो सहयोगी थे वो गोरखपुर में रैली निकाल रहे थे, गोरखपुर में। और गोरखपुर में एक पुलिस थाना था जिसे कहते हैं चोरा चोरी नामक स्थान पर वो पुलिस थाना था। और ब्रिटिश पुलिस ने इनका अपोज किया, इनका विरोध किया। जब रोका गया तो भीड़ पर गोली चलाई गई, भीड़ पर गोली चलाई गई। तो गोली चलने पर भीड़ मेरे बच्चे गुस्से में आ गई
और उस भीड़ ने पूरा का पूरा पुलिस थाना जला दिया, पूरा का पूरा पुलिस थाना जला दिया। इस घटना को कहते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। द चोरा चोरी इंसिडेंट अकर्ड एट चोरा चोरी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 5 फरवरी 1922। याद रखें, ठीक है। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा में हुआ। 22 पुलिसमैन वर किल्ड। जब पुलिस थाना जला तो थाने के अंदर पुलिस वाले मर गए मेरे बच्चे। उस दिन 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उस दिन 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और जब ऐसी घटना घटी तो गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे, वो अहिंसावादी थे, ठीक है। थानेदार कौन था सर? वाह, ठीक है, वो अहिंसावादी थे। और जब उनके कानों में ये खबर पहुंची कि मेरे से जुड़े आंदोलन में हिंसा की गई है तो उन्होंने इस मूवमेंट को तत्काल प्रभाव से वापस लिया, तत्काल प्रभाव से मेरे बच्चे समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर दिस इंसिडेंट। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और ये जो समाप्त हुआ था वो 12 फरवरी 1922 को हुआ था। 12 फरवरी 1922 को ये समाप्त हो गया था, ठीक है। अरे कोतवाल ना पूछा जा रहा कि थानेदार कौन था, कोतवाल कौन था, ठीक है। फिर आता है मेरे बच्चे एक पार्टी बनी थी। ये पार्टी का गठन करने वाले लोग पूछते हैं और पूछा जाता है ये पार्टी कब बनी थी, बस इतना पूछा जाता है। नाम है स्वराज्य पार्टी। कब बनी थी? 1923 में बनी थी। पूछे तो बताइएगा कि स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923। किसने बनाई थी ये पूछेगा तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। दीज लीडर्स वांटेड टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेचर। इन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना विधायिका के भीतर से करने का निर्णय लिया, यानी कि कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर मेरे बच्चे इसका निर्णय लिया, ठीक है। हाँ जी मंजीत मलिक, क्योंकि खबर पहुंचने में मेरे बच्चे समय तो लगता है। फिर देखो, फिर एक और इंसिडेंट यहां पर घटा, साइमन कमीशन 1927-28। साइमन कमीशन 1927-1928। मेरे बच्चे ये था क्या, इसके बारे में ये पॉइंट लिखा है पहला। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ 7-member कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, ठीक है, इन 1927 टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जो 1919 में आया था। 1919 मतलब क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के कार्यान्वयन की जांच के लिए कि वो ठीक था या नहीं था, 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कितने मेंबर थे, अध्यक्ष कौन था, और ये सारे मेंबर कैसे थे मेरे बच्चे? ये सातों के सातों मेंबर कैसे थे? सभी अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा अंग्रेजों के बनाए अधिनियम, अंग्रेजों के बनाए अधिनियम की जांच खुद अंग्रेज करेंगे तो वो तो उसमें कमियां बताएंगे ही नहीं। अंग्रेजों के बनाए अधिनियम की जांच, चित्तरंजन दास होता है नरवीर, अंग्रेजों के बताए अधिनियम की जांच खुद अंग्रेज करेंगे, वो तो उसमें कभी कमियां बताएंगे ही नहीं। ऑल इंग्लिश थे मेरे बच्चे, ठीक है, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं? श्वेत कमीशन भी कहते हैं। तो भारतीयों ने इसका बड़ा ही विरोध किया कि आप 7 मेंबर इसमें डाले हो और एक भी इंडियन नहीं है, एक भी इंडियन नहीं है, यानी आपका मोटिव इसमें कमियां दिखाना है ही नहीं, आपका मोटिव इसमें कमियां दिखाना है ही नहीं। अंग्रेज आपने सारे मेंबर डाले हैं, वो तो यही कहेंगे ये अच्छा था, ये जो एक्ट था ये अच्छा था। भारतीयों ने विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया, नारे लगाए साइमन गो बैक, जैसे ही भारत में आए साइमन वापस जाओ,
साइमन गो बैक। ठीक, देखिए, प्रोटेस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री अगेंस्ट द साइमन कमीशन, बिकॉज कारण वही है, ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश मैन एंड देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन दी कमीशन। जो बताया था वही लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में मेरे बच्चे विरोध हुआ, क्योंकि इसके सभी सदस्य कैसे थे, अंग्रेज थे। इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, और यहां पर इसके विरोध का निर्णय होता है मेरे बच्चे कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया जाएगा। तो ये विरोध का निर्णय कब लिया जाता है? द कांग्रेस रिजॉल्व टू बाइकाट द साइमन कमीशन एट इट्स एनुअल सेशन इन मद्रास इन 1927। मतलब 1927 में कांग्रेस ने, जो मद्रास में इसका सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। नहीं बाबू, साइमन कमीशन तो बस एक रिपोर्ट की जांच के लिए आया था, इस एक्ट की जांच के लिए। अब क्यों चलेगा साइमन कमीशन? अब क्यों चलेगा? इसने जांच की और रिपोर्ट दे दी, बात खत्म। ठीक है, फिर आगे आता है, क्या मुसलमानों ने भी इसका अपोज किया था? मुस्लिम लीग ने। जी हां मेरे बच्चे, बिल्कुल किया। मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा ऑल्सो सपोर्टेड द डिसीजन ऑफ बाइकाट। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी बहिष्कार के निर्णय का समर्थन किया कि हम भी इसका समर्थन करते हैं। ये कमीशन अगर अपने एक्ट की जांच करेगा तो उसे सही बताएगा, सही बताएगा। सातों मेंबर मेरे बच्चे नहीं पूछे जाते, केवल अध्यक्ष पूछा जाता है, सुदर्शन, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ठीक है, वेयर एवर कमीशन वेंट देयर वर प्रोटेस्ट एंड ब्लैक फ्लैग मार्चेस विद द स्लोगन गो बैक साइमन। ठीक, जहां भी साइमन कमीशन, ये कमीशन गया, वहां विरोध प्रदर्शन हुए और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ काले झंडे की रैलियां निकाली गई। ठीक है, काले झंडे और नारा रखा साइमन गो बैक। लाहौर में इसी का विरोध करेंगे लाला लाजपत राय। ठीक, लाला लाजपत राय। और मेरे साथियों, ब्रिटिश उन पर करेंगे लाठीचार्ज, जिसमें मेरे बच्चे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। इसी में डेथ हुई थी लाला लाजपत राय की। अब देखो, नेक्स्ट आता है मेरे साथियों, नेक्स्ट आता है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह 1928। बारदौली सत्याग्रह 1928। द बारदौली सत्याग्रह वॉज अ मूवमेंट लीड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर द पीसेंट ऑफ बारदौली अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस। मतलब क्या है कि बारदौली सत्याग्रह किसने चलाया था, पूछे आपसे। बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने चलाया। किसानों के लिए अन्यायपूर्ण जो करों में वृद्धि हो रही थी उसके खिलाफ चलाया गया, उसके खिलाफ। गुजरात में चला था, गुजरात में चला था बारदौली सत्याग्रह, गुजरात में चला था बारदौली सत्याग्रह। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी पॉइंट और दूसरा भी पॉइंट, दूसरा भी पॉइंट कि महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग द बारदौली सत्याग्रह इन 1928। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था, कभी आपसे पूछे तो भैया गांधी जी ने 1928 में बारदौली सत्याग्रह के आयोजन में उनके संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? सरदार की उपाधि। ठीक है, राजकुमार जी, डर के आगे जीत है मेरे बच्चे, डर के आगे जीत है। हौसला बुलंद रखो, हौसला बुलंद रखो। ठीक है, कि मैं जीतूंगा, खुद से बात करो, मैं जीतूंगा। द लाहौर कांग्रेस, द लाहौर कांग्रेस की बात करें, 1929 में यह अधिवेशन होता है। लाहौर कांग्रेस यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है। पूछे कभी कब हुआ, खास होता है मेरे बच्चे, खास होता है। ठीक है, कैसे खास होता है तो देखिए, एक एक बात मेरे बच्चे इस कॉन्फ्रेंस की पूछी जाती है। द कांग्रेस मेट एट लाहौर अंडर द
presidency of Jawaharlal Nehru in 1929 he declared पूर्ण स्वराज, ये देखो, he declared पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कांग्रेस ने आजादी कब से मांगी? पूर्ण स्वराज का मतलब है अपना राज, मतलब फुली इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से स्वतंत्रता। तो 1929 कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में बैठक की और इसमें पूर्ण स्वराज या भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मना था? मैंने आपसे कहा था पूर्ण स्वराज दिवस मेरे बच्चे कब मनाने की बात हुई थी? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाने की बात की थी इन्होंने? तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की थी, फुल्ली पूर्ण स्वराज डे मनाने की बात की थी आपकी 26 जनवरी, और ये मनाया भी था 1930 को। 26 जनवरी 1930 को मेरे बच्चे ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए अंकित भाई, वैसे ही आज खत्म हो रहा है सब, देख सकते हो 1929 तक आ गया हूं, 47 तक जाना है मुझे, 47 तक जाना है मुझे। ठीक, एट मिडनाइट ऑन 31 ऑफ दिसंबर 1929, बेहद खास पॉइंट है मेरे बच्चे, डेट सहित पूछा जाएगा। ठीक, द ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड ऑन बैंक ऑफ रिवर रावी एमिस्ट स्लोगन ऑफ वंदे मातरम। एक एक बात पूछी जाएगी कि 31 दिसंबर 1929 याद रखना को मध्य रात्रि को वंदे मातरम के नारे के बीच रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया। और ये तिरंगा फहराया किसने था, ये भी याद रखना, ये तिरंगा फहराया किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। रावी नदी के किनारे ही होता है वो लाहौर, रावी नदी के किनारे ही होता है मेरे बच्चे लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट, अब वो डेट जो मैंने आपसे बोली, कॉन्सिक्वेंटली जनवरी 26 1930 was celebrated as इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। इसी के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, ओके अंकित कुमार, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो खास पॉइंट है डबल टिक वाले उनको आप याद भी तो कर सकते हो मेरे बच्चे, याद भी तो कर सकते हो। आपको पूरा तो नोट डाउन नहीं करना है, पूरा तो नोट डाउन नहीं करना है। और आपको ये लग रहा हो कि ये पूरी किताब है, तो मेरे बच्चे पूरी किताब तो कभी हो ही नहीं पाएगी हिस्ट्री की, पूरी किताब तो मेरे साथी कभी हिस्ट्री की हो ही नहीं पाएगी। ये गिनती के एक एक घटना में से जो पॉइंट वो हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। अगर पूरी किताब आपके लिए छपवा रहे होते तो फिर तो हिस्ट्री हो गया, फिर तो मेरे बच्चे 3 महीने भी कम पड़ जाएंगे विद पीपीटी, विद पीपीटी। पीपीटी में भी पढ़ाओ, अगर पूरी किताब छाप दो तो 3 महीने में ना हो रही। ठीक है, 3 महीने में, समझ जाओ। ठीक, ये केवल वो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कलेक्टिवली छांटे गए हैं। ठीक है, केवल वही। अगला है मेरे बच्चे द सॉल्ट सत्याग्रह 1930, नमक सत्याग्रह 1930। किसने चलाया? वही गांधी जी हैं, यही पूछा जाता है। तो देखिए पहला ही पॉइंट, गांधी जी एंड 78 चूजन फॉलोवर इंक्लूडिंग सरोजनी नायडू left साबरमती आश्रम in Ahmedabad to Dandi on the Gujarat coast to break salt law। पहली लाइन कतई इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है कि गांधी जी और उनके 78 चुने गए अनुयायी यानी कि सहयोगी, जिनमें सरोजनी नायडू भी शामिल थी, ने नमक कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद से साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र स्थित
दांडी के लिए प्रस्थान किया, दांडी के लिए प्रस्थान किया। और इसी को मेरे बच्चे किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं, ये जो पैदल यात्रा थी इसी को कहते हैं दांडी मार्च। इसी को क्या कहते हैं? दांडी मार्च कहते हैं। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश ने क्या किया था, जो बेचारे समुद्री किनारे रहने वाले लोग थे उन पर नमक बनाने पर भी रोक लगा दी थी। नमक बनाने के लिए भी कहा कि आपको लाइसेंस लाना होगा, आपको लाइसेंस बनवाना होगा। अब बेचारे वो गरीब लोग जो केवल नमक बना के अपना जीवन यापन करते थे, वो कहाँ लाइसेंसों के चक्कर में पड़े, कहाँ मेरे बच्चे लाइसेंस बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएं, कागज बनवाएं, पैसा खर्च करें, उन पे कहाँ है। तो इसीलिए इन्होंने नमक कानून तोड़ने की बात रखी कि भाई हम तोड़ेंगे, हम बनाएंगे, मुट्ठी भर नमक उठाएंगे और तोड़ देंगे मेरे बच्चे ये कानून। तब जाकर के जब गांधी जी से परेशान होंगे इरविन, तब जाकर के गांधी जी से परेशान होंगे इरविन, और मेरे बच्चे यहां पर इसी घटना के बाद में याद रखना, इसी घटना के बाद में, इसी घटना के बाद में जैसे ही नमक कानून तोड़ेंगे, तब इसी को आप कहते हैं सविनय अवज्ञा मूवमेंट। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, ठीक है, कि हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, देख लो, सविनय अवज्ञा मूवमेंट। आपने कहा था कि नमक नहीं बनाओगे, हमने मुट्ठी भर नमक उठाया और ये कानून तोड़ दिया। इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा मूवमेंट। कभी पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन चलाया, तो जिसने नमक कानून तोड़ा, नाम क्या है? महात्मा गांधी। नाम क्या है? महात्मा गांधी। नाम क्या है मेरे साथियों? महात्मा गांधी। जब मेरे बच्चे बहुत सिरदर्दी होने लगी ब्रिटिश को, जब मेरे बच्चे 1930 को, ठीक है, 1930 को, ना बस 1930 याद रखना, यहां मेरे बच्चे आपसे इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। जब मेरे बच्चे बहुत सिरदर्दी होने लगी तो उस समय के वायसराय ने फिर गांधी जी को समझाने की कोशिश की। वायसराय थे इरविन, गांधी जी को समझा रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1930। गांधी इरविन समझौता 1930, जिसकी डेट आपसे पूछी जानी है वो डेट आपके सामने मेंशन रहती है, परेशान ना हो। तो लॉर्ड इरविन हेल्ड टॉक विद गांधी रिजल्टिंग इन द गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5th March 1931, on 5th March 1931, on 5th March 1931, 1931। हाँ जी नुकुल भाई, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ वार्ता की, यानी बातचीत की, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। क्या समझौता था ये, क्या क्या इसकी बातें थी? तो बातें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी देखो मैंने एक दो मेंशन किए हैं कि द ब्रिटिश एग्रीड टू इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर नॉट इन्वॉल्व इन दी वायलेंस। ठीक, मतलब क्या है? ब्रिटिश सरकार उनको रिहा करेगी जो हिंसा में शामिल नहीं थे और राजनीतिक कैदी हैं, केवल राजनीति की वजह से जेल में डाले गए, हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, दूसरी बात, रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड, जब्त की गई भूमि वापस की जाएगी, जब्त की गई भूमि वापस होगी। लेनिनेंट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैड रिजाइन, इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ नरम व्यवहार होगा। इट ऑल्सो परमिटेड द पीपल टू कोस्टल विलेजेस टू मेक सॉल्ट फॉर कंजप्शन एंड नॉन वायोलेंट पिकेटिंग, इसने तटीय गांव के लोगों को उपभोग के लिए नमक बनाने और अहिंसक धरना देने की अनुमति दी, जिसमें हिंसा शामिल ना हो ऐसा धरना दे सकते हो। साथ में इसी समझौते में यह बात रखी गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कांग्रेस एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की, और गोलमेज सम्मेलन ने भाग लेने पर सहमति व्यक्त की। और अगला पॉइंट जो लिखा है वो जहरीला इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे,
जहरीला इंपोर्टेंट है, जहरीला इंपोर्टेंट है, ठीक है, जहरीला इंपोर्टेंट है कि गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कभी पूछे। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कभी पूछे तो दूसरे। मैंने कहा था आपसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, 1930, 1931, 1932। कांग्रेस पार्टी ने पहले और तीसरे सम्मेलन में कोई भाग नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी पहले और तीसरे कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है, केवल दूसरे में करती है। और दूसरे में भी केवल कौन जाते हैं, गांधी जी जाते हैं। दूसरे में भी केवल कौन जाते हैं, गांधी जी। तो भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस सेकंड वाली जिसमें गांधी जी गए 1931, ठीक है ना, 1931, 7 सितंबर 1931 को हुई थी, ठीक है। इसी में गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, केवल इसी में मेरे बच्चे यहां गांधी जी ने भाग लिया था। यह कांग्रेस पूछे तो कांग्रेस की तरफ से ही गए थे, कांग्रेस की तरफ से ही गए थे, तो कांग्रेस ने इसी में पार्टिसिपेट किया है, इसी में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। फिर मेरे बच्चे एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है द कम्युनल अवार्ड कब डिक्लेयर हुआ था, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई थी। सीधा क्वेश्चन आएगा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई थी, 1932। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमसी मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड अ स्कीम नोन एज कम्युनल अवार्ड इन 1932। मतलब क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमसी डोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक निर्णय नामक एक योजना की घोषणा की थी। सांप्रदायिक निर्णय नामक एक घोषणा की क्या की थी मेरे बच्चे, शुरुआत की थी। पूछेगा कब आई थी, 1932 में आई थी। सर ये था क्या, अगर किसी को जानना है था क्या तो ये पॉइंट पढ़ लेना। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड कास्ट। इसने अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या भारत में कम हो, और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रदान किया था। मतलब क्या है, सेपरेट इलेक्शन में आपको बता चुका हूं, सांप्रदायिक चुनाव आपको बता चुका हूं, जो मिंटो ने शुरू किया था, जिसमें कहा जाता था कि मेरे भाई जिसको भी सेपरेट इलेक्शन आप दोगे, जैसे यहां एससी को देने की बात कह रहे हैं ये, और माइनॉरिटीज को देने की बात कह रहे हैं ये, तो मेरे बच्चे यहां पर जिस कैटेगरी को भी आप सेपरेट इलेक्शन दे रहे हैं उसी का कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होगा, ठीक है, और उसी के लोग उसे वोट डालेंगे। ये रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि खड़ा एससी का होगा लेकिन वोट सब डालेंगे। सेपरेट का मतलब होता है खड़ा केवल मेरे बच्चे कौन होगा, एससी का होगा, तो उसे वोट भी केवल कौन डालेंगे, एससी के होंगे। गोलमेज सम्मेलन जो आपके अंबेडकर जी हैं, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, ठीक है। अब मेरे बच्चे जी एससी को देने की बात हो रही थी ना, सेपरेट इलेक्शन, इसको लेकर के गांधी और अंबेडकर जी में विवाद हो गया। विवाद हो गया तो एक समझौता हुआ, पूना समझौता। पूछा जाता है कब हुआ, 1932। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932। द पूना पैक्ट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी इन 1932। पूना समझौता 1932 में बी आर अंबेडकर और किसके बीच हुआ था, गांधी जी के बीच हुआ था। गांधी जी बोले एससी को सेपरेट इलेक्शन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एससी को सेपरेट इलेक्शन नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। मेरे बच्चे सेपरेट इलेक्शन भेदभाव बढ़ाता है कि जहां से एससी ज्यादा होंगे उन्हें वोट भी केवल एससी ही डालेंगे, ये गलत है। देना है तो रिजर्वेशन दो, सेपरेट इलेक्शन मत दो। गांधी जी बोले अंबेडकर जी से कि अंबेडकर जी देना है, अगर एससी का उद्धार चाहना है तो सेपरेट इलेक्शन एकमात्र विकल्प नहीं है। हम भारत के लोगों में उन्हें तोड़ नहीं सकते। हम एससी को अगर आज सेपरेट इलेक्शन दे देंगे, कल से एससी ये सोचने लगेगा कि हम हिंदुओं से अलग है, तो मैं हिंदुओं में विभाजन नहीं होने दूंगा। देना है रिजर्वेशन दे दो,
कि ये सीट एससी की, ये सीट एससी की, लेकिन उन्हें वोट सब डालेंगे। तो इस बात को लेकर के दोनों में यहां समझौता हुआ था। ठीक है, दोनों में यहां समझौता हुआ था। देखिए ये पॉइंट लिखा भी है, बी आर अंबेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 क्लैश विद गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। बी आर अंबेडकर, जिन्होंने 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किया, ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से निर्वाचक मंडल की मांग को लेकर टकराव हो गया। गांधी जी ने कहा रिजर्वेशन दो, सेपरेट इलेक्शन नहीं। बी आर अंबेडकर कहते थे सेपरेट इलेक्शन। तो दोनों में यहां विवाद हुआ था, फिर बाद में इसी को लेकर के समझौता हो गया पूना में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट accepted Ambedkar's demand, but Gandhi began a fast unto death as he believed that separate electorate for Dalit would slow down their integration into society. ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को माना, तभी तो डोनाल्ड की घोषणा आई थी। लेकिन गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गए। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल समाज में एकीकरण की प्रक्रिया को रोकेगा, यूनिटी को रोकेगा। जैसा मैंने आपसे बोला, दलित मतलब एससी मेरे बच्चे, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं, बाकी इसके बारे में घटनाएं हैं मेरे बच्चे। ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है, आपसे जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन लीडिंग टू पूना पैक्ट इन सितंबर 1932। अंत में अंबेडकर ने गांधी की बात को स्वीकार किया और परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ दोनों के बीच। ठीक है, पूना समझौता हुआ। द पूना पैक्ट प्रोवाइडेड रिजर्व्ड सीट, मैंने कहा ना गांधी जी कह रहे थे रिजर्वेशन दे दो, सेपरेट इलेक्शन नहीं दूंगा। रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस्ड क्लास लेटरल नोन एज शेड्यूल कास्ट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। पूना समझौते ने दलित वर्गों, बाद में जिन्हें अनुसूचित जातियां एससी कहा जाने लगा, को प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों में आरक्षित प्रदान किया गया, आरक्षण दे दिया। लेकिन उनका चुनाव सामान्य निर्वाचक मंडल, सभी वोट डालेंगे, सभी वोट डालेंगे, रिजर्वेशन जरूर दिया है लेकिन वोट सभी डालेंगे। सेपरेट इलेक्शन में क्या होता है, जिस जाति का सदस्य उसी जाति के लोग उसे वोट डालते हैं, उसी जाति के लोग उसे वोट डालते हैं। तो गांधी जी इस पे एग्री नहीं हुए थे। अगला मेरे बच्चे आया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं बात करूं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो देखो मेरे बच्चे आगे मिलेंगे। आगे देखो, की फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। और जिन विशेषताओं पर डबल टिक कर दूं मेरे बच्चे, वो कतई खास होगी। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत। जो भारतीय नेता थे, जो प्रांतों की विधानसभाओं में बैठा करते थे, उनको कानून बनाने के सभी अधिकार मिल गए, कानून बनाने के सभी अधिकार। दूसरा पॉइंट भी कतई खास है, एबोलिश्ड डार्शी इन दी प्रोविजन, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत पूछेगा आपसे, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब से हुई? केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब से हुई? तो 1935 से हुई। कब से हुई मेरे बच्चे? 1935 से हुई। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब से हुई? 1935। स्टार्टिंग ऑफ डार्ची, स्टार्टिंग ऑफ डार्ची इन सेंट्रल,
प्रांतों से खत्म किया और किस में शुरू किया? केंद्र में शुरू किया। कभी पूछे प्रांतों में शुरुआत कब हुई थी? प्रांतों में शुरुआत कब हुई थी? प्रोविंसेस में डार्शी की शुरुआत कब हुई थी? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो पढ़ा चुका हूं, 1919 अधिनियम में हुई थी। 1919 अधिनियम में हुई थी। 1919 अधिनियम में हुई थी, लेकिन प्रांतों में खत्म और केंद्र में शुरू कब हुआ? 1935 में। 1935 में, ठीक है, 1935 में। एक खास पॉइंट देखो, सीधा ब्लॉक मारा है मैंने, ये इसे याद कर लेना। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना मेरे बच्चे कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक, प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल बैंक, ये कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन अगला खास है। बाय दिस एक्ट बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937। इस अधिनियम द्वारा बर्मा, जो कि जिसे आप म्यांमार कहते हो, जिसे आज आप म्यांमार कहते हो, जिससे आज आप म्यांमार कहते हो मेरे बच्चे, वो भारत से अलग कब हुआ था? वो भारत से अलग कब हुआ था? भारत से अलग कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 के अधिनियम से हुआ था, 37 में। 35 के अधिनियम से 37 में, ठीक। तो ये थी 1935 अधिनियम की बात। फिर हम समय में थोड़ा और आगे चलते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा जाता है मेरे बच्चे कब चला था, ठीक है, कब चला था? तो खास नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, अगस्त 1940 में चला था। अगस्त 1940 में चला था। वायसराय लिनलिथगो मेड एन ऑफर इन रिटर्न फॉर कांग्रेस सपोर्ट फॉर द वॉर एफर्ट, ठीक है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो ये जो अंग्रेज थे, ये कह रहे थे कि जैसे पहले हमारा साथ दिया था, उसी तरीके से दोबारा भी दे दो। हमने हाथ जोड़ के इनसे कह दिया, हाथ जोड़ के इनसे कह दिया कि हम इस बार नहीं दे पाएंगे। पिछली बार गलती हो गई जो आपका साथ दिए, इस बार नहीं दे पाएंगे। अगस्त 1940 में वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस के युद्ध के प्रयासों के समर्थन के बदले एक प्रस्ताव दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसे मेरे बच्चे मना किया था। नेक्स्ट देखो, फिर लिखा है, ये इंपोर्टेंट है, गांधी डिक्लेयर्ड लिमिटेड सत्याग्रह विच वुड बी ऑफर्ड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स। गांधी जी ने सीमित सत्याग्रह की घोषणा की, जिसे कुछ व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया। कुछ व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया। गांधी जी बोले कि जो जहां रहता है वहां अपने से जुड़ी पब्लिक को बता दो, कांग्रेस इनका साथ नहीं दे रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस साथ नहीं दे रही है, साफ बता दो, साफ बता दो। तो ये था मेरे बच्चे सत्याग्रह। और पहला सत्याग्रही कौन था पूछा जाता है। पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रह ऑन 17th of October 1940। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को पहला सत्याग्रह किया था। पहला सत्याग्रह किया था। पहला है इसलिए डेट है, पहला है इसलिए डेट है। दूसरा केवल आप याद कर लेना, दूसरा कौन थे? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये चचा कभी पीछे नहीं रहे, ये चचा कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि इन चचा को पता था मैं बड़ा होके बड़ा काम करूंगा, भारत का पहला पीएम बनूंगा। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, समय में और आगे चलते हैं। डिमांड ऑफ पाकिस्तान 1940, पाकिस्तान की मांग 1940, पाकिस्तान की मांग 1940। और मेरे बच्चे पहला पॉइंट कतई जहर है, कतई जहर। इन मार्च 1940 की कब आई थी मांग? 1940 में। एट दी लाहौर सेशन, पूछा जाता है कहां हुआ था सेशन? लाहौर में। ऑफ मुस्लिम लीग, द डिमांड फॉर सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज मेड। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी, अलग राष्ट्र की मांग
की थी। मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर्थ द टू नेशन थ्योरी। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों का सिद्धांत दिया था, कभी पूछे। मोहम्मद अली जिन्ना पुट फोर्थ द टू नेशन थ्योरी, द टू नेशन थ्योरी। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों का सिद्धांत दिया कि भाई जब आपस में नहीं बन रही है, कांग्रेस अलग विचारधारा की है, कांग्रेस, विनोबा भावे मेल थे मेरे भैया, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। तो मैंने कहा जब दोनों राष्ट्रों में नहीं बन रही है, कांग्रेस अलग विचारधारा की है, मुस्लिम लीग अलग विचारधारा की है, तो क्यों ना हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। और कभी पूछे पाकिस्तान, ये जो वर्ड है, ये पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था, ये पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था, तो याद कर लेना, ये पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था, ये पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था, ये पाकिस्तान वर्ड किसने दिया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ छात्र, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था, के छात्र चौधरी रहमत अली, नाम कतई इंपोर्टेंट है, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था, ठीक है, द्वारा दिया गया था। पूछे आपसे हु गेव द वर्ड पाकिस्तान, हु गेव द वर्ड पाकिस्तान, तो इन थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द स्टूडेंट ऑफ अ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नेम चौधरी रहमत अली gave the word Pakistan, gave the word Pakistan. Chaudhry Rahmat Ali, who was a student of Cambridge University, Cambridge University gave the word Pakistan in third round table conference. In third round table conference, round table conference गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, 1930, 1931, 1932। 1930, 1931, 1932 जब वायसराय पढ़ाए थे तब भी बताया था, ठीक। कांग्रेस ने केवल एक ही में भाग लिया, दूसरे वाले में, वो भी कौन गए थे, गांधी जी ने। अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया है, ठीक है। ये गोलमेज सम्मेलन इसलिए आयोजित करते थे कि ब्रिटिश पूछा करते थे भारतीयों से, क्या हमारी नीतियां, हमारे विकास के फंडे अच्छे हैं, पार्टी शार्टी कराते थे और सजेशन लेते थे, सजेशन लेते थे, ठीक। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, आगे हम चले, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल 1940, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल 1940, ठीक है। पूछा जाता है कौन लाए थे, पूछा जाता है कौन लाए थे, तो भैया सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे, नाम इंपोर्टेंट है, पहला पॉइंट याद रखें। वॉज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942 टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा था, ठीक। जो ये प्रपोजल लाए वही क्रिप्स मिशन होता है, ठीक है, वही क्रिप्स मिशन होता है। क्रिप्स ऑफर इंडियन डोमिनेशन स्टेशन, इंडियन डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड allowed them to frame a new constitution। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। क्रिप्स ने भारतीयों को, क्रिप्स ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रभुत्व का दर्जा, कि आपको हम फ्री कर देंगे, फ्री से मतलब सारे कानून बनाने के अधिकार दे देंगे, ठीक है, परेशान मत हो, और आप अपना संविधान भी बना पाओगे, आप अपना संविधान भी बना पाओगे। तो पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था ये ब्रिटिश का जिसमें कहा गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाओगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाओगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाओगे। नेक्स्ट
द क्रिप्स मिशन ऑफर्ड, क्रिप्स मिशन ने निम्न प्रस्ताव दिए। क्या प्रस्ताव दिए? खास होगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं। देखिए, पहला है ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेट आफ्टर दी वॉर, युद्ध के बाद प्रभुत्व का दर्जा, जो अभी बताया। इंडियन प्रिंसेस could sign a separate agreement with the British implying the acceptance for the demand of Pakistan। भारतीय राजा या राजकुमार को ब्रिटिश के साथ अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति, जो पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का संकेत था। ठीक। ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग दी वॉर, युद्ध के दौरान रक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा। बोथ दी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दी प्रपोजल, ये इंपोर्टेंट पॉइंट आया केवल। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और मेरे बच्चे, ये जो पॉइंट लिखा है कतई जहरीला है। गांधी जी ने इसके लिए एक स्टेटमेंट कहा है। गांधी जी कॉल्ड दी प्रपोजल, क्रिप्स मिशन को इन्होंने क्या कहा है? अ पोस्ट डेटेड चेक, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। गांधी जी ने इसे डूबते बैंक पर उत्तर दिनांकित या परिवर्तित दिनांक का चेक कहा है कि ब्रिटिश आपकी नैया डूब रही है, आपकी नैया डूब रही है। आपको खुद नहीं पता कि आप भारत में अब कब तक रुक पाएंगे, कब तक रुक पाएंगे, और हमसे कह रहे हो कि युद्ध में साथ दे दो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिल चीर देंगे, फाड़ देंगे। अरे भैया, जो देना है आज दे दो ना, जो देना है आज दे दो ना। युद्ध समाप्ति की किसने देखी है कि युद्ध आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जीतोगे या हारोगे? क्योंकि आपके अपोजिट में खड़ा है जापान, क्या पता वो जीत जाए। तो गांधी जी ने इसे डूबते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बोला है। फिर एक आंदोलन मेरे बच्चे गांधी जी ने चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्या था मेरे बच्चे? The Quit India resolution was passed by Congress Working Committee on 8 of August 1942 in Bombay, demanding the immediate withdrawal of British from India। मतलब इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे, 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया, इस प्रस्ताव को, जिसमें ब्रिटिश के तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई। ब्रिटिश में तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई। कौन चलाएंगे इसको? गांधी चलाएंगे। कौन चलाएंगे? गांधी चलाएंगे। और गांधी जी का यहां एक नारा भी था, एक स्लोगन भी था, एक स्लोगन था, एक नारा था। क्या था मेरे बच्चे? डू और डाई, डू और डाई। या तो करना है या मरना है, पीछे नहीं हटना है। या तो करेंगे या मरेंगे। करो या मरो का नारा यहीं पर दिया था गांधी जी ने। करो या मरो का नारा यहीं पर दिया था गांधी जी ने। करो या मरो का नारा यहीं पर दिया था। देखो, द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड एट बॉम्बे। ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव बंबई में पास हो गया। ठीक है। गांधी जी मेमोरेबल स्पीच, आई एम नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग शॉर्ट of complete freedom, we shall do or die, we shall either free India or die in the attempt। मतलब गांधी जी ने यहां पर एक भाषण दिया था, मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर संतुष्ट नहीं होने वाला हूं, अब तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए। हम करो या मरो के साथ आगे बढ़ेंगे। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इसी प्रयास में मर जाएंगे, या इसी प्रयास में मर जाएंगे। ठीक है। आगे आता है मेरे बच्चे सुभाष चंद्र बोस की घटना है। सुभाष चंद्र बोस की घटना है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ज्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे बच्चे ब्रिटिश लोगों ने कांग्रेस को अरेस्ट कर लिया, कांग्रेस के नेताओं को। गांधी जी भी अरेस्ट हुए थे और इन्हें पूना के यरवदा जेल के आगा खां पैलेस में रखा गया था। पूना की यरवदा जेल के आगा खां पैलेस में। ठीक है ना। गांधी यहां से अरेस्ट हुए थे। गांधी को कहां रखा था मैं आपको बता देता हूं। गांधी हुए अरेस्ट यहां पर, और जब लीडर ही अरेस्ट हो गया तो कौन आंदोलन चलाएगा? लीडर ही अरेस्ट हो गया तो कौन आंदोलन चलाएगा? कहां रखा था इनको? ब्रिटिश ने, पूछा जाता है, आगा खां पैलेस।
आगा खां, आगा खां पैलेस पुणे, आगा खां पैलेस पुणे, आगा खां पैलेस पुणे। आज ये आपका टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने जाते हैं। पुणे की यरवदा जेल में यहां पर रखे थे गांधी जी। आगे मेरे बच्चे आता है सुभाष चंद्र बोस की बात। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। देखो कुछ एक खास पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस के लिए। पहला ही सबसे खास है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज अ रेडिकल नेशनलिस्ट विथ सोशलिस्ट लर्निंग, सोशलिस्ट लीनिंग। बोस डिड नॉट शेयर गांधीज आइडियल अहिंसा, though he respected him as the father of the nation। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे कि गांधी को राष्ट्रीय पिता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक कट्टर राष्ट्रवादी थे जिनकी समाजवादी सोच थी। बोस गांधी के अहिंसा के आदर्शों से सहमत नहीं थे। बोस कहते थे लाठी के जोर पे चलना चाहिए काम, लाठी के जोर पे। लेकिन इन्होंने ही गांधी को मेरे बच्चे क्या कहा है? राष्ट्रपिता कहा है। गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कौन बोला मेरे बच्चे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। गलत टाइम बता रहा है बोर्ड पर, एकदम सही बता रहा है। 14 बज के ही तो कुछ मिनट हो रही हैं, 8 मिनट, तो 14 ही तो बज रहे हैं, 2 मतलब 14। ठीक, देखिए सेकंड पॉइंट भी खास है। 1938 ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1938 में ये कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में भी बने थे मेरे बच्चे। 1939 सुभाष चंद्र बोस become the president of Congress again by defeating पट्टाभी सीतारमैया, the candidate of गांधी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष फिर से बने। इस बात से गांधी जी को ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, गांधी जी को ऐसा लगा मेरा अपमान हुआ है, और अपमान हुआ है तो गांधी जी थोड़ा गुस्सा हो गए। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है भैया, हम पार्टी छोड़ देते हैं, हम पार्टी छोड़ देते हैं, और सुभाष चंद्र बोस पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। देखिए चौथा पॉइंट यही कह रहा है, व्हेन गांधी रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड हिज पोस्ट एंड द AICC सेशन एट कलकत्ता इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एस दी प्रेसिडेंट। इस अधिवेशन में 2 अध्यक्ष बने थे। मैंने आपसे कहा था जब गांधी जी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना पद मेरे बच्चे छोड़ दिया, अपना पोस्ट छोड़ दिया। ठीक है, कोलकाता में इस सत्र में राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष बनाया गया। ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें 2 अध्यक्ष बने थे, पहले सुभाष चंद्र बोस और बाद में मेरे बच्चे राजेंद्र प्रसाद। फिर बोस ने क्या किया? बोस ने मेरे बच्चे एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। 1939 में ठीक। इसके बाद में he wanted to strike British hard by joining its enemies. In March 1941, he made dramatic escape from his house in disgust and reached अफगानिस्तान। वह ब्रिटिश साम्राज्य को उसके दुश्मनों के साथ मिलकर जोरदार तरीके से झटका देना चाहते थे कि दुश्मनों को, जो ब्रिटिश के दुश्मन हैं, उनको इसके खिलाफ इकट्ठा करता हूं जिससे कि भारत को आजादी दिला सकूं। मार्च 1941 में अपने घर से भेष बदलकर ये अफगानिस्तान भाग गए। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ मेरे बच्चे? इसके बाद में देखो खास,
इनिशियली ही वांटेड टू गेट द सपोर्ट ऑफ सोवियत यूनियन आफ्टर द सोवियत यूनियन joined the allied powers which included ग्रेट ब्रिटेन, ही वेंट टू जर्मनी। पहले ये सोवियत संघ के पास गए, पहले ये सोवियत संघ के पास गए, लेकिन सोवियत संघ ब्रिटेन का साथ दे रहा था, सोवियत संघ मित्र देश का साथ दे रहा था जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। तो ये सामने वाली पार्टी पे गए जर्मनी पर, तब ये जर्मनी गए, जर्मनी गए, हिटलर विटलर से इनकी मुलाकात होती है, बताते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है मेरे बच्चे, 1943 ही केम टू सिंगापुर एंड टुक कंट्रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज। ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। 1943 में सिंगापुर आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज का नियंत्रण संभाला, और आजाद हिंद फौज का क्या संभाला? नियंत्रण संभाला। ठीक, सुभाष चंद्र बोस का मर्डर किसने किया था? वाह, आज तक सुभाष चंद्र बोस की बॉडी ना मिली, आप मर्डर करा रहे हो सुदर्शन भाई। ठीक है, जापान के एयरपोर्ट पर आखिरी बार देखे गए थे, उसके बाद कभी पता नहीं चला। लोग कहते हैं विमान क्रैश में मारे गए, कोई कहता गायब हो गए, कोई कहता हिटलर के साथ मर गए, पता ही नहीं चला इनका। द इंडियन नेशनल आर्मी INA अर्लियर ऑर्गेनाइज्ड बाय जनरल मोहन, ये भी इंपोर्टेंट है, विद इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर विद सपोर्ट ऑफ जापानीज इन मलाया एंड बर्मा, वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना को पहले जनरल मोहन सिंह ने बनाया। मलाया और बर्मा में जापान के समर्थन के साथ भारत के युद्ध बंदियों से संगठित किया गया था, यानी जो युद्ध में बंदी लोग थे वो इसमें भर्ती थे, जिसे बोस ने फिर से पुनर्गठित किया। तो शुरुआत में इसके जो जनरल थे वो थे मोहन सिंह, याद रखिएगा, शुरुआती जनरल थे मोहन सिंह। ठीक, बोस रिकॉग्नाइज द INA इनटू 3 ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एंड अ वुमन ब्रिगेड नेम्ड रानी झांसी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA को 3 ब्रिगेडों में बांटा था, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, महिलाओं के लिए एक ब्रिगेड जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। आज इंडिया को फ्रीडम हो जाएगा, आज इंडिया फ्रीडम हो जाएगा मेरे बच्चे, आज इंडिया को फ्रीडम हो जाएगा जहां तक है। फिर है मेरे बच्चे, बोथ दी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल। ये तो मेरे बच्चे इस पॉइंट का तो कट ही कर दो, ये क्या ही है, ये क्या ही है। ठीक है, चलिए यहां है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे, ये क्विट इंडिया मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ये क्विट इंडिया मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया हमारे सामने। देखो ये सुभाष चंद्र बोस की बातें पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपिता का पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, ये भी पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अफगानिस्तान पहुंचे थे, ये भी देख चुके हैं। सोवियत संघ से समर्थन मांगा था लेकिन वो मित्र देशों के साथ शामिल हो गया जिसमें ग्रेट ब्रिटेन भी था। फिर ये जर्मनी गए। ठीक, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला जापान से। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, महिला ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रखा था। देखो यहाँ तक की कहानी हो गई अपनी, यहाँ तक की कहानी, यानी ये बीच में मेरे बच्चे, ये बीच में यहां तक की कहानी हम देख चुके हैं। इसे मैं ठीक है बच्चे, ये हो गई। क्या नाम रखा था इन्होंने ब्रिगेड का? नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और झांसी की रानी ब्रिगेड, जो महिलाओं वाली थी, जो महिलाओं वाली थी, है ना। यहां तक की कहानी हो गई है, देख लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और सुभाष चंद्र बोस पर इक्का दुक्का पॉइंट और है मेरे बच्चे, इक्का दुक्का पॉइंट और है। देखो, सुभाष चंद्र बोस हु हैड गिवन द स्लोगन दिल्ली चलो, बड़ा ही खास पॉइंट है।
वॉज मार्चिंग विद द इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, आजाद हिंद फौज के साथ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ पड़े। ठीक, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया पूछेगा। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म दी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर ऑन अक्टूबर 21 1943। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक गवर्नमेंट बनाई थी इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद की एक अस्थाई सरकार का गठन किया था। एक अपनी गवर्नमेंट बनाई थी मेरे बच्चे, खुद की कि आजादी मिलेगी तो काम करेंगे मिलके। ठीक है। द एक्सिस पावर जर्मनी, जापान एंड इटली रिकॉग्नाइज्ड बोस प्रोविजनल गवर्नमेंट एज इट्स सीएलई। धुरी शक्तियों जिनमें जर्मनी, जापान और इटली शामिल था ने बोस की स्थायी सरकार को अपना सहयोगी माना था। वो मानते थे कि भारत हमारे साथ है क्योंकि भारत का एक व्यक्ति हमारे साथ लड़ रहा है जिसका नाम है बोस। ठीक है, ओके मेरे बच्चे, गांधी जी का ओहदा भारत रत्न से कतई ऊपर है। जब वो खुद राष्ट्रपिता हैं, उस देश के किसी अवार्ड से उनको क्या ही सम्मान करोगे। ठीक, राजा जी फॉर्मूला क्या था, कब आया था, तो देखिएगा अप्रैल 1944 when the Congress leaders were in jail, C. Rajgopalachari put out a proposal to resolve the issue। अप्रैल 1944 में कब आया था ये, 1944 में आया था। कौन लाए, राजगोपालाचारी लाए थे, इसीलिए इनके नाम पर राजा जी फॉर्मूला इसको कहते हैं। कांग्रेस के नेता जब जेल में थे तो सी राजगोपालाचारी ने समस्या हल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। कौन सी समस्या, ये पार्टीशन वाली। ठीक है, कौन सी बातें इसमें शामिल थी, इस प्रस्ताव में निम्न बिंदु शामिल थे। जो खास होगा उसे मेरे बच्चे आपको मैं बता दूंगा कि मेरे बच्चे इसे याद रखना। जैसे अ कमीशन टू डेमोक्रेट द कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट where the Muslim were in absolute majority, followed by a plebiscite of the adult population to ascertain their preference for Pakistan। मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों जहां पे मुस्लिम ज्यादा होंगे की सीमांकन करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और वयस्क जनसंख्या का जनमत संग्रह किया जाए, यह निर्धारित करने के लिए कि वे पाकिस्तान को पसंद करेंगे या नहीं। यानी इन्होंने साफ कहा कि आजादी तभी मिलेगी जब मुस्लिम लीग को उसका पाकिस्तान देने को हम राजी हो जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग हमारा साथ तभी देगी जब उसे अपना क्षेत्र मिलेगा। तो क्यों ना लोगों से ही पूछा जाए कि वो कहां शामिल होंगे, पाकिस्तान में शामिल होंगे या वो भारत में शामिल होंगे, क्योंकि हम आपस में लड़ते लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। फिर ये बोलते हैं इन केस ऑफ पार्टीशन a mutual agreement to run essential service like defense and communication। विभाजन के मामले में रक्षा और संचार जैसी आवश्यक सेवाओं को चलाने के लिए आपसी समझौते किए जाएंगे कि रक्षा और संचार हम आपस में क्या रहेंगे, एक जैसा मिलजुल कर काम करेंगे। द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कुड चूज टू ज्वाइन आइदर ऑफ द टू सोवर्जन स्टेट। ठीक है, सीमा जिले दोनों में से किसी भी संप्रभु राज्य में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। जो भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो जो भी सीमाओं पर जिले होंगे वो चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं, वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो सकते हैं। इसे कहते थे हम कौन सा फॉर्मूला, राजा जी फॉर्मूला, जो 1948। आपसे बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि ये राजा जी फॉर्मूला कब आया था, 1948। दिया किसने था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। विभाजन को लेकर था मेरे बच्चे, किसको लेकर था, विभाजन को लेकर था। ठीक है, किसको लेकर था, विभाजन को लेकर था मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे साथियों बेबल प्लान बोले तो बेबल योजना कब आई थी, 1945। ठीक है,
इन जून 1945 लॉर्ड वेबल कॉल्ड दी शिमला कॉन्फ्रेंस। जून 1945 में लॉर्ड वेबल ने, जो कि उस समय के वायसराय थे, शिमला सम्मेलन बुलाया। शिमला सम्मेलन बुलाया और इस योजना में कुछ हमें प्रस्ताव दिए, कुछ हमें प्रपोजल दिए। कोई खास होगा तो मैं आपको बता दूंगा मेरे बच्चे। सबसे पहला खास है, सबसे पहला खास है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल एट द सेंटर with all member except viceroy and commander in chief being Indian। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद यानी सरकार का गठन होगा, जिसमें सभी सदस्य केवल 2 पदों को छोड़ दो, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। सभी भारतीय। एक नई केंद्र सरकार का प्रस्ताव लेकर ये हमारे पास आया था। ठीक है, एक नई केंद्र सरकार। कन्हैया जी वही, कभी कभी 3 से 4, कभी कभी 2 से 3। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद में और क्या कहा, रक्षा को छोड़कर सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। ऑल पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट डिफेंस वर टू बी अंडर इंडियन मेंबर्स। रक्षा को छोड़कर सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे, यानी इंडियंस को पटा रहे हैं कि हमसे आजादी मत मांगिए, हम आपके साथ, आपकी ज्यादा संख्या होगी सरकार में, मिलके काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अब भारत कभी भी आजाद हो सकता है, कभी भी आजाद हो सकता है। ठीक है, कभी भी आजाद हो सकता है। फिर लिखा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब सरकार में जितने हिंदू होंगे उतने मुसलमान होंगे, जितने हिंदू होंगे उतने मुसलमान होंगे। ठीक, इसके बाद लिखा है स्टार्ट ऑफ डिस्कशन फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नए संविधान बनाने पर भी चर्चा होगी, नया कानून, नया संविधान बनाने पर भी चर्चा होगी। तो कोई खास पॉइंट ये ज्यादा देता नहीं है, बस इतना याद रखना, नई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने आया था। वायसराय और रक्षा मंत्री यानी कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे पद भारतीयों को दिए जा रहे थे। इसके बाद आता है मेरे बच्चे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 को आया। इन मार्च 1946 द कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर्स। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, नेताओं से बातचीत की और सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत की। सत्ता हस्तांतरण की अभी रूल हम कर रहे हैं, अब आपका रूल आने वाला है, यानी कहीं ना कहीं फ्रीडम पर बातचीत करने आया है, फ्रीडम पर बातचीत। ठीक है, इसकी सिफारिशें, इसकी रिकमेंडेशन पर बात करें तो सबसे पहला कि एक गवर्नमेंट बनेगी, एक संघीय सरकार बनेगी। ठीक, अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली शुड बी इलेक्टेड टू ड्राफ्ट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के भविष्य के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का चुनाव किया जाना कतई जहरीला पॉइंट है। पूछेगा कि किस मिशन के जरिए, किस प्रपोजल के जरिए इंडिया में कैबिनेट, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा बनी थी तो मेरे बच्चे कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है मेरे बच्चे डायरेक्ट एक्शन कैंपेन, अगस्त 16 1946। डायरेक्ट एक्शन अभियान 16 अगस्त 1946। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैंपेन को क्या भी कहते हैं, इसे डे भी कहते हैं, अभियान की जगह इसे दिवस भी कहते हैं, कि सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं हिंदी में। डायरेक्ट एक्शन डे को क्या भी कहते हैं? सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसी दिन से पूरे भारत में मेरे बच्चे दंगे स्टार्ट हो गए थे। इसी दिन से पूरे भारत में क्या स्टार्ट हो गए थे? इसी दिन से पूरे भारत में दंगे स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने साफ कह दिया था कि किसी तरह का समझौता हम नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है इस ब्रिटिश भारत से, हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, हमें तो चाहिए पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। ठीक है, ठीक, बिल्कुल लेना चाहिए मेरे बच्चे। ग्रुप डी वाले जो सिलेबस है वो ग्रुप डी में ही होगा, या नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल लेना चाहिए।
द मुस्लिम लीग लॉन्च्ड द डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑन अगस्त 16, 1946, which resulted in heavy communal riots in the country. मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन अभियान शुरू किया। पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए कह दिया, कैसा भी समझौता नहीं होगा। फिर देश में दंगे होना शुरू हो गए। ये था आपका डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चे एक सरकार बनी, द इंतरिम गवर्नमेंट 1946, अंतरिम सरकार 1946। एक ऐसी सरकार जो तब तक काम करेगी जब तक भारत में संविधान के अनुसार चुनाव नहीं हो जाते। ठीक है, ऑन 2 सितंबर 1946 कब बनी थी याद कर लेना। द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एग्जिस्ट टिल 15 अगस्त 1947। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जो 15 अगस्त 1947 तक चली। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया और फिर से अंतरिम सरकार बनी, है ना। सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि लीडर कौन था यहाँ। द इंतरिम गवर्नमेंट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि गांधी जी ने अपना जो डिक्लेयर किया था कि मेरी तरफ से जो देश की लीडरशिप करेगा वो नेहरू होगा। तो मेरे बच्चे नेहरू जी ही यहाँ लीडर बने, नेहरू जी ही यहाँ लीडर बने। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिसंबर 9, 1946। वैसे पॉलिटी का पोर्शन है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946। पूछा जाता है कब हुआ था, याद कर लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूट in 9th of December 1946 and Dr. राजेंद्र प्रसाद was elected as president। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे, जो कि इसके स्थायी अध्यक्ष कहलाते हैं। पॉलिटी अगर पढ़ रहे होते या पॉलिटी आपने पढ़ी होगी तो मेरे बच्चे आपको बताया गया होगा कि संविधान सभा में 2 अध्यक्ष हुए। एक अस्थाई जो 9 दिसंबर 1946 को बने थे, जिनका नाम था मेरे बच्चे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे, टेम्परेरी हेड थे, केवल 9 दिसंबर के लिए बने थे। 11 दिसंबर को एक परमानेंट हेड बना दिया था, एक स्थायी अध्यक्ष बना दिया था, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान बनाता रहा, ये पूरा का पूरा असेंबली मिलकर। ठीक है, हमें तो खैर आजादी दिलवानी है, भारत को आ जाओ। एटलीस अनाउंसमेंट, एटली की घोषणा। कौन है भैया ये एटली? शाहरुख खान की फिल्म का डायरेक्टर है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ब्रिटेन के पीएम थे। ऑन February 20, 1947, 20 फरवरी 1947, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली अनाउंस्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की। क्या घोषणा की? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ग्रांट फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू ब्रिटिश इंडिया बाय जून 3, 1948। ब्रिटिश क्या घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार जून 3 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान कर देगी, यानी स्वतंत्रता दे देगी। मिलने वाली है आजादी, मिलने वाली है। कह दिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कि 3 जून 1948 तक आजादी दे देंगे। लेकिन दंगे इतने तेज हुए कि 1948 आ ही नहीं पाई, 47 में ही आजाद हो जाएगा। देखिएगा, माउंटबेटन प्लान, जिसे आप जून 3 प्लान भी कहते हैं, माउंटबेटन या 3 जून प्लान, क्योंकि 3 जून तक आजादी देने की बात की थी तो इसलिए 3 जून नाम रखा इसका। ठीक है, माउंटबेटन उस समय वायसराय थे, पढ़ाया था। लास्ट आपके वायसराय और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट नेशन। इस योजना के जो पॉइंट थे उनमें सबसे पहला पॉइंट था कि भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटा जाएगा, जिनका नाम होगा भारत और पाकिस्तान।
इंडिया और पाकिस्तान। फिर क्या लिखा है कि जो राजा महाराजाओं के क्षेत्र हैं, जो प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स हैं, वर गिवन द लाइबिलिटी टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक, जो राजा महाराजाओं के क्षेत्र थे, जिनको आप रियासतें कहते हैं, को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी गई। या तो भारत में शामिल हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में हो सकते हैं, या स्वतंत्र भी रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं। इसके बाद में अगस्त 15, 1947 was fixed as the date for transferring power to India and Pakistan। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण की तिथि निर्धारित हो गई। अरे डेट फिक्स हो गई है आजादी की, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएंगे। इसके बाद अब बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय रेडक्लिफ was set up and award was announced after the transfer of power। एक सीमा आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? रेड क्लिफ के नेतृत्व में। और इसका निर्णय सत्ता हस्तांतरण के बाद घोषित किया गया कि कितना को बाउंड्री भारत को मिलेगा, कितना बाउंड्री पाकिस्तान को मिलेगा, ये सब डिसाइड किया रेड क्लिफ ने, बना दिया रेड क्लिफ लाइन। पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोटेड ऑन वेदर दे शुड बी पार्टीशन। पंजाब और बंगाल विधानसभाओं ने यह निर्णय लेने के लिए मतदान किया कि उन्हें विभाजित किया जाए या नहीं। इन्होंने मतदान किया, तब पंजाब दो भागों में बटा, एक लाहौर जो पाकिस्तान को मिला, एक हमारा पंजाब। ऐसे ही बंगाल, ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान को मिला, बेस्ट वाला हमें मिला। और आ गया वो अधिनियम जिससे मिला है आजादी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। द एक्ट बेस्ड ऑन द माउंटबेटन प्लान was passed by British Parliament on 5th July 1947 and received royal assessment on July 18। ठीक, 1947 मोस्ट इंपोर्टेंट है। माउंटबेटन योजना पर आधारित यह अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से पास हो गया। 18 जुलाई 1947 को इसे राजा की स्वीकृति मिल गई। राजा रानी ने कह दिया जाइए, अब आपको आजाद करे देते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत के विभाजन और दो अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना का प्रावधान किया कि भारत को बांट दिया जाए और दो नए राज्य बना दिया जाए, दो नए क्षेत्र, दो नए देश बना दिए जाएं, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, क्लीमेंट एटली वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। कतई इंपोर्टेंट है कि कौन थे पीएम ब्रिटिश की स्वतंत्रता के समय? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम थे, याद रखिएगा। ठीक, अब भैया करा दीजिए आजादी। जय हिंद। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, स्वतंत्रता और विभाजन। द माउंटबेटन प्लान वॉज इंप्लीमेंटेड थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन जुलाई 18, 1947। माउंटबेटन योजना को 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया। इस नाम से इसको लागू किया गया। द एक्ट abolished ब्रिटिश सोवर्निटी ओवर इंडिया, पार्टीशनिंग इट इनटू टू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस अधिनियम ने भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया। मालिकाना हक अब हमारा है, ब्रिटेन का नहीं है। भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बन गए।
15 अगस्त 1947 इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई साथियों। आजाद हो गए, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद का वचन था मेरे बच्चे। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। मिल गया आजादी, मिल गया आजादी। अब बात सुन ले मेरी, अब बात सुन ले मेरी मेरे बच्चे। ये हिस्ट्री आज होता है आपका फिनिश। कल मैं मेरे बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री का आपके सामने एक मूक लगाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का एक मूक लगाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का मूक लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे कंबाइंड हिस्ट्री के मूक। फिर हम लगाएंगे कंबाइंड हिस्ट्री के मूक। ठीक है, मैंने एक काम आपके लिए और किया है, पता है आपको? एक काम आपके लिए और किया है। मैंने कुछ वन लाइनर फैक्ट तैयार करवाए हैं। मैंने कुछ वन लाइनर फैक्ट तैयार कराए हैं। कल या परसों तक वो आ जाएंगे टाइप होके। परसों तक, जहां तक है मेरी उम्मीद है, परसों तक 101% आ जाएंगे। तो परसों उन वन लाइनर फैक्ट को भी मैं डलवा दूंगा। उन्हें भी एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेना। उन्हें भी एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेना। 2-4 बार आप उनको पढ़ोगे, वो यहां सेट हो जाएंगे। ठीक है, वो यहां सेट हो जाएंगे। बार बार एग्जामों में पूछे गए पॉइंट हैं वो, बार बार एग्जामों में पूछे गए पॉइंट हैं और सीधा वन लाइनर है, सीधा वन लाइनर। परसों तक वो बन के आ जाएंगे। परसों मैं उनको डलवा दूंगा आपको। उन्हें 2-4 बार पढ़ लोगे, सेट हो जाएंगे। तो कल लगाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का मूक और परसों से लगाएंगे इस हिस्ट्री के कंबाइंड मूक, पूरी कंबाइंड। ठीक है ना, पूरे कंबाइंड मूक लगाएंगे। ठीक, उसके बाद तो साथियों विदाई है आपसे। ठीक है, आपसे विदाई है। तो कल होगा इस हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का मूक। कल होगा इस मॉडर्न हिस्ट्री का मूक और परसों होगा, परसों से होगा आपका पूरी कंबाइंड हिस्ट्री के मूक, जिसमें हम इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 50, 100, 150, ठीक, आप तक पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे मेरे बच्चे। तो कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, कल मुलाकात करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री के मूक के साथ, सेम टाइमिंग पर। और परसों से मुलाकात करेंगे कंबाइंड हिस्ट्री के, जिसमें एंशिएंट, जिसमें मीडिएवल, जिसमें मॉडर्न। एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न तीनों को मिलाकर के मूक होंगे, वो परसों से होंगे। और मेरे साथियों फिर कहूंगा, वन लाइनर कुछ एक फैक्ट तैयार करवाए हैं, परसों तक आ जाएंगे, उन्हें भी डलवा दूंगा। 3 से 4 बार पढ़ लोगे, सेट हो जाएगा। 3 से 4 बार पढ़ लोगे, सेट हो जाएगा। और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है मेरे साथियों, उनमें हर एक पॉइंट पर डबल टिक लगा है। उस पॉइंट को मत भूलना, रिक्वेस्ट करता हूँ। उस पॉइंट को याद जरूर रखना, रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए चलिए, मिनी गुप्ता जी, शिखा जी ढूंढने वाले होते तो मिल लिए होते। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए। तो नमस्कार, कल मुलाकात करता हूं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।